वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है मेरी? यस सर। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। स्लाइड शो हो रहे हैं ना अभी? जी सर। आज हमने बस दो ही लेक्चर्स हमारे रहते हैं। अभी 11 है और 12 फिर आपकी मर्जी जिस टाइम आप निकालते हो, क्योंकि 14 को आप लोगों का पहला पेपर है ना, तो फिर इसे 14। हाँ 14 को पेपर है आप लोगों का। सर कैलकुलस का पेपर 14 क्या या स्टार्ट 14 से हो रहा है? नहीं, स्टार्ट 14 से है तो पहला पेपर ही कैलकुलस का है। अच्छा सर। सर ये तो मंडे से स्टार्ट नहीं हो रहा था। नहीं, 14 से है, ट्यूजडे वेडनेसडे। अभी आज क्या है? ठीक है आज सर। डेट क्या है? 10 अक्टूबर। तो बहरहाल आज या 10। कल हम कोर्स ख़त्म कर देंगे। जितने भी असाइनमेंट्स अपलोड किए उनको सॉल्व करके, असाइनमेंट नहीं बल्कि अब वो जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया था ना, वो जो टॉपिक्स है ना स्लाइड्स के जी। अंदर, वो वीडियो देख लें। उनकी प्रेजेंटेशन बनानी है, या क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। वो चले मैं ठीक है सर। उसकी फाइल बना के ना, वर्ड फाइल, तो वो एलएमएस के ऊपर मैं अपलोड कर देता हूँ अभी इस लेक्चर के बाद। तो कल तक फिर उसे सॉल्व कर दे, कल परसों तक वो क्वेश्चन ना उसको असाइनमेंट में सॉल्व कर दे, वो फिर मैं एग्जाम में नहीं दूंगा, ठीक है। उसको असाइनमेंट में सॉल्व कर दें, ठीक है। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक थे, मैं जरा उसको एक बार दिखा दूँ आप लोगों को। ये ठीक है लेक्चर सर। 10 में थे आई थिंक। अच्छा, लेक्चर 10 भी मैंने कल अपलोड किया है, उसके 3 सेशंस, वो भी देख ले। मैं ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये सेशन आपने अटेंड किया था। ये क्रिटिकल यस सर। पॉइंट, एब्सोलूट मैक्सिमा, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये मोनोटोनिक, ये लेक्चर नंबर 10 तक कल मैंने वो किया, इसको अपलोड किया हुआ है, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और एल हॉपिटल रूल। तो मोनोटोनिक तो लेक्चर 9 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कल मैंने, इसको फर्दर इस वाले एग्जांपल को डिटेल से वो सॉल्व करके वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये हर जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से एक एक पार्ट पेपर में इंक्लूड है। ये एग्जांपल डिटेल से सॉल्व किया, तो ये ज़रा काइंडली इसको देखना है। ये अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन फैब्रिकेटिंग अ बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स से आपने एक शीट गिवन होती है, उसमें आपने उससे बॉक्स बनाना है। तो शीट को कॉर्नर से कितना काटे कि आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम अचीव हो। ये कल 10 लेक्चर में एलएमएस के ऊपर अपलोड है, ये डिटेल से उसे डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वाला मैंने स्किप किया टाइम की कमी की वजह से, तो वैसे देख लें, लेकिन ये कल मैंने स्किप किया था। ये एल हॉपिटल रूल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हमने लिमिट में, हमारे पास ऐसी कंडीशन जो डिनोमिनेटर में जीरो या जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जो इंटरमीडिएट कंडीशंस होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो और इसका अलग लो, फिर उसमें पॉइंट पुट कर लो, तो आपके पास वो इंटरमीडिएट कंडीशन जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ये दो एग्जांपल इसके ऊपर थे, ऊपर जीरो पुट करते हैं डायरेक्ट जीरो बाई जीरो कंडीशन आती है, ठीक है। लेकिन इसका अलग डेरिवेटिव ले, इसका अलग, और फिर जीरो पुट करते तो आपके पास टू आंसर आते हैं। अगर ऐसा ना हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से जीरो बाई जीरो कंडीशन खत्म ना हो, तो फिर हम 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं। 2 बार ना हो तो 3 बार लेते हैं। अब इस वाले में ना 2 बार लिया हुआ, इसमें सॉल्व नहीं हुआ, जीरो पुट करने से डेरिवेटिव लेने के बाद भी वो जीरो बाई जीरो कंडीशन आ रही है, तो एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया इसी का, ठीक है। फिर पुट करते तो वो -1/8 आंसर आता है। सिमिलरली इसका एक बार लिया, फिर भी जीरो बाई जीरो कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, फिर दोबारा डेरिवेटिव लिया तो फिर भी आपके पास जीरो बाई जीरो कंडीशन ख़त्म नहीं, तीसरी बार लेने से जीरो बाई जीरो कंडीशन ख़त्म होती है। ये जीरो पुट करते कॉस 0 1 और नीचे फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल का लेक्चर था, वो मेरे ख्याल में जो टॉपिक मैं दिखाना चाह रहा था वो इसमें है, लेक्चर नंबर 8 में है। ये वाले मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन आप लोगों ने इसको अब असाइनमेंट बना के करना, ये वाले अब नज़र आ रही है। हेलो।
ठीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बहरहाल ये और ये वाले क्वेश्चन नहीं है, ये इनको आप असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, यस ये ठीक है सर। इसमें इसका ये असाइनमेंट 1 हो जाएगा। दिस यस वन सर ये 4 है, तो इसमें कोई भी 3 कर यस लो। सर तीन असाइनमेंट्स के नाम देने उसे, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। ठीक है सर। ये इसमें से कोई भी 3 कर लो जो आपको इजी लगे। तो ये हो गया। अब हम अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हमने अच्छा इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। तो इंटीग्रेशन के बेसिकली जो फाउंडेशन है वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव टॉपिक जो है ना वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 का एंड पार्ट है। तो आखिरी टॉपिक है चैप्टर 4 का। ठीक है, उसमें एंटी डेरिवेटिव, उसमें डेरिवेटिव जितने होंगे वो हमने डिस्कस कर दिए। अभी इंटीग्रेशन में जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा उसका जो बैकअप या आप कह दे फाउंडेशन बनाते हैं, तो वो एंटी डेरिवेटिव है चैप्टर 4 का टॉपिक है। बेसिकल इंटीग्रेशन जो है वो चैप्टर 5 से फिर स्टार्ट होता है। तो एंटी डेरिवेटिव अब तक हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे थे। ठीक है, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब फिर ये कि हम फिर ये देखते हैं कि कौन सा फंक्शन था जिसको डिराइव करके वो ये फंक्शन अचीव हुआ। जिस तरह ये 2x है, ठीक है, ये f ऑफ x आ गया, मतलब कोई फंक्शन था, आपने उसको डिराइवेट कर दिया। ठीक है, वो आपके पास एक और फंक्शन x, जैसे आपके पास अगर फंक्शन हो f ऑफ x, ये आपके पास इसका अगर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका आप डिरावेटिव लेते हैं तो हम इसके ऊपर एफ डैश लिखते हैं। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या आता है, 2x आता है। ठीक है, अब हमें अगर लेट सपोज ये फंक्शन गिवन हो, ये 2x एज अ फंक्शन गिवन हो, पहले तो एज अ फंक्शन ये डेरिवेटिव गिवन था, उसका फंक्शन गिवन था एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 2x आ गया। अब ये 2x भी एक फंक्शन ही है ना, x का फंक्शन है, ये भी फंक्शन है ऑफ x है, ये भी एक फंक्शन यस ऑफ x है। तो ये 2x एज अ फंक्शन अब गिवन है और हमें कहा जाए कि कौन सा फंक्शन था जिसको डिराइव करके ये आया था। इस प्रोसीजर को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, फंक्शन f इज एन एंटी डेरिवेटिव, ये कैपिटल F से फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, ये दिस स्मॉल f of x। ठीक है, ऑन इंटरवल i if f डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, जब आप उसका f डैश लेंगे और वो f ऑफ x की इक्वल होगा तो वो आपके पास उसका, उसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो जिस तरह ये 2x है, तो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव 2x आया था, तो x स्क्वायर था। ठीक है, कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव cos x आया था, तो sin x का हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या था, साइन एक्स sin x का कॉस एक्स। डेरिवेटिव था cos था। तो cos का ये एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो sin x होगा। ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव है, एडी में लिखता हूँ एंटी डेरिवेटिव। सिमिलरली ये 2x और cos x एक साथ गिवन है, तो ये 2x का अलग हम करेंगे, x स्क्वायर से आ रहा था, और ये cos x sin x से आ रहा था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपके पास 2x का डेरिवेटिव, 2x किस चीज़ का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का है ना, एक्स स्क्वायर को आप डिराइव एक्स कर दो स्क्वायर 2x आता है। अगर मैं आपके पास लिख दूँ 2x प्लस 10, इसका डेरिवेटिव, ये किस चीज़ का डेरिवेटिव, ये भी एक्स स्क्वायर का एक्स है ना, स्क्वायर। क्योंकि 10 का क्या आता है, 0। यस प्लस 10 हो या जीरो। माइनस 10 हो, तो दोनों से एक्स स्क्वायर का ही, इसका आंसर 2x स्क्वायर ही आता है ना। तो इसलिए हम फिर जनरलाइज यस करके सर। किसी भी फंक्शन का जब हम उनके साथ, चाहे वो ये cos x है, अगर cos x के साथ आपके पास 10 या 100 जो भी ऐड हो रहा हो, इट्स 100 ऐड हो रहा हो, तो फिर भी इसका एंटी डेरिवेटिव sin x ही बनता है, क्योंकि 100 का क्या है, वो 0 होता है ना। तो जनरली फिर इसके साथ हम क्या लिखते जीरो। हैं, एंटी डेरिवेटिव के साथ वो c लिखते हैं। इस c का मतलब क्या है कि इसके साथ कोई आंसर। कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, यस सर। और इसके एग्जैक्ट वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, अब इस फॉर्म में इक्वेशन, जब उसमें डिफरेंशियल और वो आप लोग और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बेसिकली फंक्शन और उसके डेरिवेटिव एक साथ होते हैं इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें सिर्फ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, फंक्शन है सिर्फ, डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन जब फंक्शन और डेरिवेटिव एक साथ हो तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके जो फिर हम सॉल्व करते हैं उसका उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के। तो बहरहाल उसमें जब इस
कांस्टेंट सी को आप डील करते तो कि इसकी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ तो 100 भी हो सकती है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, -5 भी हो सकते हैं। फिर एग्जैक्ट वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं कि इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत होती है, और वो हमें फिर गिवन होते हैं ना कि इनिशियल कंडीशन, उससे हमें फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू का पता चलता है कि y0 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1 ना, कि इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। ठीक है, x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को और उसमें फिर ये इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं, उससे हमें इस c की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लग जाता है कि वो 10 है, वट है, 11 है, जो भी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो बहरहाल अब ये इसमें अब फिलहाल ये कि आपने जो एंटी डेरिवेटिव लेते तो उसके साथ ये कांस्टेंट सी लिखना है। तो अब जितने भी हमारे पास फंक्शंस थे जिनके हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे, ठीक है, तो उसके एंटी डेरिवेटिव फिर क्या होंगे, मतलब जो काम वहाँ हो रहा होगा ना, यहाँ उसका उल्टा हो रहा होगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव फार्मूला देखिए, डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे थे, अगर x की पावर n का हम डेरिवेटिव ले रहे थे, हम क्या कर रहे थे, n नीचे ला रहे थे, पावर को नीचे ले आते थे ना, पावर को माइनस कर, और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, यस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट यस करते थे, ये काम हो रहा था। अब यहाँ उल्टा काम है, यहाँ पावर से के साथ एक ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो चीज़ है यहाँ हम उसको इसके साथ और मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ उसके ऊपर अब हम डिवाइड करेंगे दोबारा। डिवाइड कर, यहाँ पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और पावर नीचे ला के मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम पावर के साथ एक ऐड करेंगे और उसी को नीचे ला के हम डिवाइड करेंगे और प्लस सी। डिवाइड, ठीक है, अब साइन यस के एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव हम ले रहे थे तो क्या आ रहा था, वो साइन का कॉज हो जाता था, और के एक्स का लेते तो के आके उसको यस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ साइन का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस के माइनस कॉस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस का माइनस साइन है, तो प्लस साइन किस चीज का होगा, वो माइनस कॉस का होगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देंगे, माइनस, और इन साइड डेरिवेटिव लेके यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, ये याद रखना है। जो काम वहाँ मल्टीप्लीकेशन में कर रहे थे, यहाँ हम डिवीजन में करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, पावर अब हम ऐड करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके साथ पावर अब डिवाइड करेंगे और प्लस सी। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव साइन के एक्स हो जाएगा, और इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स हो जाएगा, कुछ सीकेंड का माइनस को टेंजेंट सो ऑन, ये जो बाकी फंक्शन है। ठीक है, और के आपके पास नॉन जीरो टर्म होगा, जाहिर सी बात है, जीरो होगा तो फिर तो ये डिनोमिनेटर में ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये जनरल फंक्शन है कुछ, उसके एंटी डेरिवेटिव। अब आपके पास 5x की पावर 5, इसका जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका इसकी एंटी पावर डेरिवेटिव 6 क्या डिवाइड करना है, बाय तो 6, x की पावर इसका हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे, तो 5 + 1 से 6 आता है, तो मतलब 1/6 की पावर x/6। अब ये एंटी डेरिवेटिव तब होगा ना जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे और उससे x की पावर 5 आ रहा, तो हमारा आंसर सही है। अब अगर इसी फंक्शन का हम एंटी मतलब डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव लेंगे 1/6 अपनी जगह, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम क्या करते हैं, पावर नीचे ले आते हैं और पावर से x सब्ट्रैक्ट करते x पर, हैं, ठीक करते हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x की यस पावर 5। इसका मतलब ये जो प्रोसीजर हम करते स्क्वायर, हैं, पावर एक इंक्रीज करते हैं उसी के ऊपर डिवाइड करते हैं, वो करेक्ट है। सिमिलरली इस फंक्शन का, तो अब आपने ये x की 1 और x अंडर रूट है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ले जाके x की पावर -1/2। यस ठीक है, और यस -1/2 करेंगे तो इसके साथ 1 ऐड करेंगे, तो वो -½ जो है वो +½ बन जाएगा। ठीक है, और उसी के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये 2 थर्ड डिवाइड, डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इस टर्म का आप डेरिवेटिव लो, तो अगर ये टर्म आ रहा है तो आपके पास इसका आपका आंसर जो है ना वो सही है, या ये वाला टर्म आ रहा है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये इससे आ रहा है। यस ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो 2x होगा। सिमिलरली इसका साइन 2x का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव वो आपके पास -cos 2x डिवाइडेड बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव ले वो sin 2x आ जाएगा। ठीक है, cos x/2 है,
एंगल जो है ना वो हाफ हो गया सिंपल, तो उसका भी यही है, इनसाइड फंक्शन का हम लेंगे, वो हाफ आ जाएगा और उसी हाफ के ऊपर इस फंक्शन को हमने फिर डिवाइड करना है प्लस सी। ये फिर ऊपर जाके आपके पास अगेन ऐसे ना कि इस एंगल के ऊपर इसको डिवाइड कर ले। मैं बार बार क्या अक्सर लड़के ये गलती करते हैं कि x/2 को 1/2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, गलत है। एंगल के साथ नहीं आप छेड़छाड़ कर सकते हो, जो भी चीज़ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है वो पूरे साइन फंक्शन के साथ हो रही है। अब ये हाफ थर्ड डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है ना 2, ये थर्ड डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया, तो ये फाइनल आंसर है इसका। क्लियर हो गया था? एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकोगे आपने जब भी फाइंड किया, कोई भी इंशाल्लाह सर। आपके पास फंक्शन आ जाते हैं ना, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लो। अगर वो गिवन फंक्शन आ रहा है तो बस ठीक है, आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका आंसर गलत है। यस हाँ सर। जी। इनडेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेंड। The set of all antiderivative f is the indefinite integral of f with respect to x denoted by this। ठीक है, इसे हम फिर डिटेल से आगे इंटीग्रेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन है ना, और समेशन उसका आइडिया क्या है कि उसको हम फिर ऐसे क्यों लिखते हैं, ये आगे इंटीग्रेशन के टॉपिक में ना, इसमें ये इधर इस ग्राफ्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे फिलहाल ज़रा ये जो क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव है, इसको जनरली फिर हम ऐसे लिखते हैं कि इंटीग्रल का ये साइन लगाते हैं और एफ ऑफ डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, सिंबल असल में जस्ट बता रहे हैं इंटीग्रल की तरफ हम चूँकि जा रहे हैं ना, तो डिफरेंट इंटीग्रल के जो साइन है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके डिफरेंट नाम वो डिस्कस किया जा रहा है कि इस सिंबल को इंटीग्रल का साइन कहते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह साइन है, और इसके अंदर जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, उसे इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड मीन्स कि जिसका आप इंटीग्रल ले रहे हो। ठीक है, और ये जो डी एक्स है इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी ये 2x का हम देखना चाह रहे थे ना कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि 2x और इसकी इंटीग्रल dx करेंगे तो वो हमें ये वाली वैल्यू देगा। ठीक है, जो हमने पिछला फाइंड किया, जो cos x का हम एंटी डेरिवेटिव देख रहे थे, तो वो एंटी डेरिवेटिव को हम ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल जिसमें लिमिट ना हो ना उसको इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें लिमिट ना की होने, इसलिए फिर आपको जनरल आंसर देगा। अदरवाइज में लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई तक या पाई से माइनस पाई, 0 से पाई/2 तक, वट एवर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा कोई कांस्टेंट वैल्यू पे आती है। ठीक है, फिर उसके साथ फिर हम ये सी नहीं लगाते। तो आगे ये थर्ड वाला था, तो इसको हम इस तरह इंटीग्रल के साइन के साथ लिखेंगे और इसका आंसर ये आएगा प्लस सी। अगर इसमें लिमिट होंगे तो फिर ये सी हम नहीं लगाते और इसकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। प्रॉपर अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो इंटीग्रेशन मीन्स समेशन या इंटीग्रेट करना बहुत सारी क्वांटिटीज़ को। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा इसका ओवरव्यू है बेसिकली, कि हमें पता हो कि एक चीज़ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये अचीवमेंट है। ठीक है, ज्योमेट्री में। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने एरिया फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना हो, ठीक है, किस चीज़ के, ट्रायंगल्स के, स्फेयर्स के, कॉन्स के, ये डिफरेंट शेप है। लेकिन इन शेप में देखिए हमने अगर इंटीग्रेशन की बेसिकली हमें फिर ज़रूरत क्यों पेश आई कि ये जो शेप है ना, इनकी जब आप एरिया या वॉल्यूम फाइंड करते तो ये रेगुलर शेप है। इस तरह अगर आपके पास सर्कल हो, ठीक है, तो सर्कल का एरिया किसकी इक्वल होता है? सर्कल का एरिया किसकी इक्वल होता है? पाई आर स्क्वेयर इसकी इक्वल होता है। एरिया मीन ये इनसाइड रीजन जो है ना, इसका एरिया कितना होगा? अब ये सर्कल रेगुलर शेप है। इस तरह ट्रायंगल का किसकी इक्वल होता है? हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसका एरिया इक्वल होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। अगर हम स्क्वायर का देखें स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर होता है, और अगर हम रेक्टेंगल का देखें तो वो लेंथ इंटू वेट होता है।
लेंथ इंटू वेट हो जाएगा। तो ये रेगुलर शेप्स है, सुन रहे हो? पिच पे ही चले गए। यस सर सुन रहा हूँ। अच्छा, ये हम जो इतने में अब मैंने एरियाज मेंशन किए ना, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, चाहे कौन हो, ये रेगुलर शेप होते हैं। स्क्वायर हो गया, रेगुलर शेप मतलब डिफाइन रीजन उसमें होते हैं, उसके शेप डिफाइन होते हैं। तो उनके एरिया फाइंड करने के ये फिक्स्ड फार्मूले हैं, ये डिराइव्ड है और ये फिक्स्ड फार्मूले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह इरेगुलर रीजन हो, मतलब एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, वो ऐसे एरिया मतलब ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और ये एक रीजन कवर कर रहे हैं। अब ये जो बन रहे हैं ना, ये लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर एरिया का मैंने रीजन का मैंने एरिया फाइंड करना है, तो ये ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना स्क्वायर है, ना इसके ऊपर आप ऐसे एक रेगुलर फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन इंटीग्रेशन टूल यूज करके इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसको हम स्मॉल रेक्टेंगुलर उसमें एरिया में डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का हमें पता है लेंथ एंड विड्थ होता है, ठीक है। और एक का फाइंड करते हैं और उस ओवरऑल को हम क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं, मतलब एक के लिए करते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं सारों के लिए, फिर उसको सम करते हैं। आगे रेमन सन वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो इस चैप्टर में हमने यही चीज डिस्कस करना है, एरिया और वॉल्यूम हमने फाइंड करने हैं जनरल, मोर जनरल शेप के, जो कि इसमें रेगुलर वो शेप जो है ना वो रेगुलर ना हो, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस के हम फाइंड करेंगे। और इसके लिए जो मेथड हमने डेवलप किया, इसी मेथड को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए टूल इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग मच मोर देन एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। इंटीग्रल हैज मेनी एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, साइंसेज में, इंजीनियरिंग में। इंटीग्रेशन तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। It allows us to calculate quantities ranging from probabilities to averages and to energy consumption and the force against dams, floodgates वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ों में इसकी ये एप्लीकेशन होती है। The idea behind integration is that we can effectively compute many quantities by breaking them into small pieces। जो अभी मैंने बात किया कि जो भी आपके पास ये है ना क्वांटिटीज को हम स्मॉल उसमें जो है ना वो डिवाइड करते हैं ऐसे, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, सम अप करते हैं। द कंट्रीब्यूशन, हर एक जो स्मॉल रीजन है उसकी कंट्रीब्यूशन को हम सम अप करते हैं फॉर ईच पार्ट, स्मॉल पार्ट, ईच स्मॉल पार्ट, ठीक है। तो we develop the theory of the integral in the setting of area where at most clearly reveals its nature. We begin with example involving finite sum. These lead to, ये सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम ये लिमिट लगा लेंगे। अगर लिमिट की ये एरिया आपके पास ये जो आपने स्मॉल स्मॉल रीजन, इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट रीजन में डिवाइड करते हैं। जितने रीजन मतलब ये इंक्रीमेंटेड रीजन जो है ना, ये छोटे छोटे, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके पास एग्जैक्ट एरिया जो है ना वो कैलकुलेट होगा। तो इसको हम फिर इसके ऊपर लिमिट लगाते कि ये अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी। वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे अब इरेगुलर शेप के लिए आगे जाके। ये इरेगुलर शेप है ना, मतलब कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ नहीं है, ये जो जी एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन पहले जरा इसके लिए डिस्कस करते हैं। ये सर्कल का चौथाई हिस्सा है। ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है भाई। ठीक है सर। नहीं नहीं ये गलत कह दिया। ये यूनिट सर्कल की नहीं, ये पैराबोला की है। देखिए पैराबोला क्या होता है, y इज यस सर। इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वो सीधा होगा, और अगर इसके साथ में माइनस एक्स हो तो ये उल्टा हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो उल्टा पैराबोला ऐसे होगा, ठीक है। जीरो पे इस यस तरह सर। जीरो का, लेकिन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब मैं इसके साथ वन ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो रीजन है ना, ये यस इस वाले रीजन का हमने एरिया जो है ना डील करना, जो कि ये ब्लू में आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। ये पैराबोला है, वो सर्कल नहीं है। वाई के ऊपर स्क्वायर होता तो फिर सर्कल होता। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें इसमें बेसिकली अब हम क्या करें, हम अप्रोक्सीमेट एरिया को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। अब ये कोई रेगुलर शेप नहीं, सर्कल होता तो फिर भी वो सर्कल वाला हम पाई आर स्क्वायर है, आर इसमें वन होता है, उसके ऊपर फोर पे डिवाइड कर देते क्योंकि चौथाई हिस्सा है तो हमारे पास आ जाता है। लेकिन ये तो अब सर्कल नहीं है ना, पैराबोला है, और इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं है।
तो हम क्या करेंगे कि हम इस कर्व बाउंड्री को अब अप्रोक्सीमेट करेंगे किस चीज़ में, कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स में, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अब देखिए ये जो दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया, अब इससे जो एरिया निकलेगा वो ज्यादा होगा या कम होगा ओरिजिनल एरिया से? जी सर। ये जो हमने रेक्टेंगल में डिवाइड किया ना, इसको दो रेक्टेंगल्स में इस एरिया को डिवाइड किया, इससे जो एरिया निकलेगा वो ओरिजिनल एरिया से ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा अगर डिवाइड या होगा। नहीं, लेकिन ना ये ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, ये ओरिजिनल रीजन है। यस सर। ठीक है, ये जो इनसाइड ये यस। वाला। अब ये आपके पास आपने जो रेक्टेंगल एज्यूम किए हैं वो आपने रेक्टेंगल वो उससे जरा थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं ना, देखें ना ये वाला एडिशनल एरिया आ रहा है, ये वाला एडिशनल एरिया आ रहा है। ओरिजिनल तो ये ब्लू लाइन है, इन दो रेक्टेंगल से आपके पास जो एरिया आएगा वो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें इतने ये ज्यादा एडिशन हो रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 0.5। इसकी हाइट कितनी है? 1 है। तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये एक हो जाएगा एक रेक्टेंगल का, फिर प्लस अगली की भी 0.5 है लेंथ, विड्थ सॉरी, और जो हाइट है वो ज़रा कम हो गई ना। हाइट इसकी है 1/2, नहीं 1/2 नहीं, 3/4, 3/4 इसकी हाइट है। इनको ज़रब करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो आपके पास ओरिजिनल रीजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ये एडिशनल ये वाली जगह आ गई ना। इसमें हम जरा देख दें कि जो हम एक्चुअली अब ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो आप रेक्टेंगल ले रहे हैं ये बाहर लेंगे इस कर्व एरिया से या इसके इनसाइड लेंगे, और दो लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा या तीन लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, या इसको आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ही आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। ये दूसरे में देख इसमें कितने रेक्टेंगल है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन इसमें से भी जो एरिया आपके पास निकल के आएगा, इस एक रेक्टेंगल का करेंगे, दूसरे का करेंगे, तीसरे का, सबको एड अप करेंगे तो ये भी ओरिजिनल एरिया से ज्यादा वैल्यू आएगी बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल रीजन। ठीक है, और ये आगे सॉल्व किया हुआ, ये देखें ना, अगर दो के लिए आप करेंगे तो आपके पास एरिया आ रहा है 0.875। आपने रेक्टेंगल ज्यादा कर दिया, इसमें भी एडिशनल एरिया आ रहा है, इसमें ये वाला एडिशनल एरिया आ रहा है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा कम है क्योंकि आपने रेक्टेंगल्स के जो है ना वो साइज जो है, वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है ना वो आपने ज्यादा कर दी, उसमें से ये जो थोड़ा थोड़ा एरिया इसमें बहुत ज्यादा आ रहा था, इतना बड़ा रीजन आ रहा था ये वाला, इसमें इतना आ रहा था। अब इसको आपने छोटा कर दिया ना तो देख एक यहाँ कट गया, अगले को आपने ये कर दिया ऐसे, अगले को आपने ऐसे कर दिया ये। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ना वो बचत हो गया, ये मतलब कट गया यहाँ से, फिर ये वाला ऐसे कट गया, इसको आपने दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला ये कॉर्नर है ना ये रिमूव हो गया। तो दो में करने से, ये दो में एक आपने ये जो एक रेक्टेंगल का एरिया है ये दूसरे रेक्टेंगल का एरिया है, और उसको सॉल्व किया 7/8 0.875 की इक्वल है। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? 4 है। ये पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, उसको सॉल्व ऐड मतलब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे, ये आ गया। ये वाला एरिया जो है ना ये स्मॉल है इससे। अब ये जो एक्यूरेट एग्जैक्ट एरिया है ना रीजन का उसके करीब करीब हो रहा है, हम वो भी फाइंड करेंगे कि वो क्या आ रहा है। अब देख इसको अगर हम, ये 4 के लिए तो हो गया ना, इसको अगर हम एक और काम करें, इसमें अब देखिए क्या हो रहा है इस वाले फिगर में, इसमें उसमें क्या फर्क है, इधर भी 4 में डिवाइड किया हुआ है और इस वाले में भी, इसमें भी 4 में डिवाइड किया हुआ है, फर्क क्या है बोलो? पता नहीं सर क्या पता। फर्क ये है ना कि इसमें जो रेक्टेंगल है ना वो इस रीजन से बाहर बाहर है, इसके ये जो कॉर्नर है ना रीजन से बाहर है, और इसमें देखिए इसमें अंदर अंदर है। अब ये जो एरिया निकाल के देगा ना वो ओरिजिनल एरिया से कम होगा। अब इसका जो एरिया इस वाले केस के लिए आप फाइंड करेंगे ना ये, तो आपके पास 0.5 आ रहा है, और वो जो प्रीवियस के लिए था वो 0.781 था, 0.78125। तो ये आपके पास कम है इससे। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल है, मतलब आप कम लेते हैं तो एरिया कम आता है, और इस रेक्टेंगल को बाहर लेते हैं तो
वो 12 था, जो चार की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए इसके अगर हम फिर ये करें ना कि इन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को अगर हम ज्यादा करें, जितना हम ज्यादा करेंगे और रीजन के अंदर अंदर ही लें, मतलब एक और ले ले रीजन के अंदर अंदर, ये तो फिर भी मैंने जरा बड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन इस रेक्टेंगल्स को आगे आप देखेंगे इधर किधर, आगे वो प्लॉट नहीं हुआ, लेकिन चलें, इनको हम जितनी नंबर्स को हम ज्यादा करेंगे ना, तो फिर आपके पास और इन साइड लेंगे तो जो रीजन है ना, मतलब एक रेक्टेंगल ये ले रहे बिल्कुल इसके करीब करीब, बिल्कुल इसके करीब करीब, और इतने ज्यादा लेके अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या एन नंबर ले और एन बहुत ही ज्यादा हो, 100 हो, 200 हो, इस 0 और 1 के दरमियान आप छोटे छोटे जो है ना वो रीजन क्रिएट करें रेक्टेंगल्स के, और उनको आप ऐड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू है वो ओरिजिनल के करीब करीब आएगी, ठीक है। तो जैसे आप इसमें देखें कि अगर आप इंटरवल्स दो लेते हैं, ठीक है, और लोअर सम इसका ये है, मिड पॉइंट ये है, सॉरी अपर सम ये है, हाँ, ठीक है। तो जब उसको आप सम अप करते हैं तो देखें ना, 2 के लिए 0.87 आ रहा है, 4 के लिए हमने अभी पिछला भी देखा 0.7815 आ रहा है, ठीक है। और अगर ये करेंगे 16 रेक्टेंगल लेंगे तो 0.697 आ रहा है, 50 के लिए ये आ रहा है, 100 के लिए ये आ रहा है, और 1000 के लिए इतना आ रहा है। ये 1000 वाला जो है ना, ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके करीब करीब है। तो ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इससे इस वाले डिस्कशन से हमें ये तो एक ये मतलब कंक्लूड कर ले हैं हम कि जो आपने कोई भी रीजन हो उसको जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है ना वो जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपके पास जो है ना वो ओरिजिनल रीजन का जो एरिया बन रहा है उसके करीब करीब की जो है ना वो वैल्यू आएगी। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस कवर, to see why partition to see why partition the time travel into small enough equals of interval. अच्छा, good approximation throughout the interval according to changing in the body position. ये किस चीज का फॉर्मूला है? डिस्टेंस ट्रेवल एस आपके पास किसकी इक्वल होता है, किस वेलोसिटी से बॉडी पार्टिकल मूव हो रहे हैं और कितने टाइम में वो कवर कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कवर कितना होता है कि एक बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव हो रही है, ठीक है, और कितने टाइम में वो उसे कवर कर रहा है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, ठीक है। तो जो चेंज है पॉजिटिव आपके पास, या इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी टी का ये वेलोसिटी अगर आपके पास इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चेंज है, इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चेंज है, ठीक है। इन आइदर केस द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सब इंटरवल जो आपके पास है वो हम पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कवर होता है, वो डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं ना, ये तो नहीं कि नेगेटिव का साइन जस्ट डायरेक्शन के लिए होता है, और वो आपके पास ये कि आप उल्टे, अब यहाँ से यहाँ आप मूव हुए, आपने 10 मीटर कवर कर लिया तो ठीक है, आपने कितने आपको मीटर्स का नहीं पता, लेकिन आप कहते हैं कि मैं इस रफ्तार से जा रहा हूँ और इतने टाइम मैंने ट्रेवल किया, मैं मतलब मैं क्या क्या 50 किलोमीटर की रफ्तार से, रफ्तार मेरी क्या है 50 किलोमीटर 1 घंटा में है, और मैंने आधा घंटा ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, मतलब स्पीड मेरी या वेलोसिटी मेरी कितनी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम मैंने ट्रेवल किया, मैंने 30 मिनट्स ट्रेवल किया, तो एस किसकी इक्वल होगा, वेट 25 किलोमीटर हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा, मतलब 50 किलोमीटर आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं, उस हिसाब से आप, और स्पीड मीटर आपको ये वैल्यू बता रहा है, ठीक है, और आपने 30 मिनट ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना केवल ट्रेवल किया 30 मिनट में, वो एस इज इक्वल टू वी 25 टी होते हैं ना, ठीक है। ये मिनट्स में इसको आप जब वो करेंगे कन्वर्ट और इसको प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास 25 किलोमीटर आ जाएगा। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, इसको जब हम उसमें आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किस, ये किलोमीटर पर आवर है ना, ये जो वैल्यू है ये किलोमीटर पर आवर यस है, सर
और ये मिनट्स में है ना, मिनट्स को उसमें कन्वर्ट करो, 50 के साथ ज़रूरत दे, या डायरेक्ट इससे भी कर सकते 25 किलोमीटर कॉमन सेंस। तो बहरहाल ये जो यहाँ ये बात हो रही कि आपके पास वी या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, हो तो या इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में उल्टा हो गया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन चूंकि डिस्टेंस आप पॉजिटिव मेजर करते हैं तो वी हम ये मैग्नीट्यूड में लेते हैं। और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास, एक तो है ना कि फाइनल माइनस इनिशियल हम कर ले, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होगी ना। लेट्स सपोज 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम है ना वो यहाँ से यहाँ तक आप जितना ट्रेवल करते हैं उसको हम छोटे छोटे उसमें इंक्रीमेंट्स में जो है ना वो डिवाइड करेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया। अगर इसमें क्या बोलते हैं वेरिएशन आती है वेलोसिटी, अगर ये तो फिक्स है तो फिर तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट में आपने एग्जैक्टली 50 के ऊपर तो वो नहीं चलता ना, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ये तो फिर हम एवरेज ऐसे ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल yes, अगर आपने एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से लेट सपोज 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, फिर अगले 10 में वो कोई चढ़ाई वगैरह आ गई और कम हो गई, फिर उतराई आ गई वो स्पीड ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कभी ज़्यादा कभी कम। तो फिर ये टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस सब जो जितना भी आपने ट्रेवल किया उसको स्मॉल उसमें सेगमेंट में डिवाइड करते, ठीक है, और एक के लिए फाइंड करते, अगले के लिए फाइंड करते, अगले के, जितने ये इंक्रीमेंट ज्यादा होंगे उतना आपके पास एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल आएगा कि आपने एस कितना कवर किया। समझ गए, ये जस्ट उसकी कंपैरिजन थी yes, इसकी और डिस्टेंस ट्रेवल की। द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स और सी इज द एरिया ऑफ। अब देखें ना, अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से एक बॉडी मूव हो रही है 10 स्पीड है वट, तो अब कहाँ कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अलर्ट सपोज ये 2 है और ये 5 है, तो ये तो सिंपल देखें ना क्या बन रहा है, इसको आप इस ये एरिया आपने फाइंड करना है या जो भी, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ लेट सपोज ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस ने कवर किया, 2 से स्टार्ट हुआ तो 5 तक पहुंचा, तो 3 है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये सी की जो भी वैल्यू होगी वही होगी ना। लेट्स सपोज सी की वैल्यू आपके पास 2 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये इस एरिया का जो आपके पास वो इस रीजन का जो एरिया वो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका है, ये जो आपके पास एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है और ये तो जस्ट उन्होंने कोई क्या बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाली कि एवरेज वैल्यू उसकी ये बन रही है, लेकिन वो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इंटीग्रेशन टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में जो है ना वो डिवाइड करेंगे। तो अगेन yes, sir. एवरेज वैल्यू को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, जी लेट सपोज फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स और वो साइन एक्स की इक्वल है, ठीक है, और इंटरवल क्या है 0 से Yes, पाई तक। तो अगेन right, इसमें 4 रेक्टेंगल्स लिए हुए हैं, लेकिन इसमें देखिए ये ओरिजिनल एरिया से ये वाला एरिया अप्रोक्सीमेटेड एरिया जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें ये रीजन एडिशनल है, ये उसका हिस्सा नहीं है ना। लेकिन इसको हम जितना ज़्यादा रेक्टेंगल्स लेंगे, ठीक है, वो जो एडिशनल एरिया है वो कम होता रहेगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब करीब वैल्यू होगी। अब इसको हम ओरिजिनल एरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि साइन का हमें पता है कि साइन का एक पूरा वो जो उसका ये रीजन है ना उसका एरिया किसके लिए, इंटीग्रेशन से भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये 4 रीजन के लिए आपके पास 2.69 आ रहा है वैल्यू, और जो आपके पास 8 रीजन है, ठीक है, उसके लिए आपके पास वैल्यू आ रही है 2.36। और कैसे आ रही है ये देखें ना, इसका ये साइड आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक पाई/2 है ना, तो इसको ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपके पास ये 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 4 हिस्सों में तकसीम किया ना, तो ये सारे पॉइंट अब आपके पास क्या हो जाएंगे, पाई/4 हो जाएंगे। टोटल पाई है ना और आपने 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो ये भी पाई/4 ये भी पाई/4 हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर तो इसका पाई/2 विद रिस्पेक्ट टू ये बन रहा है। लेकिन 4 हिस्सों में आप टोटल ऐसे ना पाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर पाई तक है, इसको अभी आपने कितने हिस्सों में तकसीम किया, 4 में, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये पाई/4, ये भी पाई/4, ये भी पाई/4 और ये एंड भी पाई/4, ठीक है। सबको ऐड अप करेंगे तो आपके पास ये पाई हो जाएगा।
तो अब देखिए इसका आपके पास ये जो हाइट है ये किस चीज़ की वैल्यू है, साइन बाई पाई बाई 4 की वैल्यू है, और इसकी विड्थ जो है वो पाई बाई 4 है। इसकी हाइट साइन पाई बाई 2, ये सेंटर ना, ये सेंटर पाई बाई 2 अब बन रहे हैं ना, ओवरऑल पाई का ये सेंटर जो है ना वो पाई बाई 2 यस। बन रहा है। ठीक है, तो ये साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, और इंटू पाई बाई 4 जो इसकी विड्थ है, विड्थ तो हर जगह पाई बाई 4 ही है, पाई बाई 4 ही है, पाई बाई 4 ही है। लेकिन यहाँ जरा देखना है कि ये वाला पॉइंट पाई बाई 4 है, ये वाला पॉइंट सेंटर है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4 होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, और सिमिलरली जो एंड पॉइंट है, ये दो रेक्टेंगल पाई बाई 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉरी ये जो दो है ना सेंटर वाले, ये पाई बाई 2 है, और ये जो आखिरी है ये आपके पास पहला और आखिरी पाई बाई 4 हो जाएगा, एक पाई बाई 4 और एक 3 पाई बाई 4। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एड अप कर ले, आपके पास एरिया ये आ जाएगा। सिमिलरली अगले को आर में डिवाइड किए, वो भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई होके फिर एड अप हो रहे हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.6। तो कौन सी ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट है, ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, क्योंकि इसमें से ये एडिशनल एरिया ज़्यादा ऐड हो रहा है और इसमें वो कम हो रहा है, तो इसका ये है। अब इन सब को जो समेशन की तरफ हम जा रहे हैं ना, कि इंटीग्रल सम की तरफ, उससे पहले ये कि हम फाइनाइट नंबर के सम और सिग्मा नोटेशन, क्या ये नोटेशन पढ़ी होगी आपने, दिस वन, इसे क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं या सिग्मा नोटेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नंबर जो है ना आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये एक शॉर्ट है जो हमें ये एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि वो नंबर क्या है। ठीक है, कितने नंबर है उसके ऊपर आप ये लगाते हैं वेरिएबल के स्टार्ट हो रहा है कहाँ से और कहाँ तक है। ठीक है, तो वो एन हो जाएगा, ये जनरल समेशन है, यस सर। ग्रीक लेटर है सिग्मा, और ए के फार्मूले कि उस नंबर्स के अंदर क्या फॉलो हो रहा है, क्या इक्वेशन उसके अंदर चल रही है। जिस तरह ये नंबर्स की सीरीज है, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिया जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, तो इसको जनरलाइज करके हमें पता है कि इसमें अगर हम इस 1 को हम के ले लें, ठीक है, और उसको वेरिएबल के अंदर डाल दे, तो ये वैल्यू चेंज हो रहा है ना, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 11 तक। तो इनिशियल वैल्यू 1 और फाइनल वैल्यू 11, और उनके हर एक के ऊपर फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये जो सारा लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, इतने नंबर्स को हमने इस चीज़ के अंदर स्टोर कर लिया कि भाई इसके अंदर ये एक काम चल रहा है, इस समेशन के अंदर हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, और सारे आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो ये जो एडिशन के लिए है ना, ये समेशन साइन बेसिकली क्या है, ये सिग्मा साइन, ये समेशन साइन है, इन नंबर्स को आपस में क्या करेगा, सम करेगा। अब ये देखिए 5 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम समेशन में सम के कर लेंगे 1 से लेकर 5 तक, हर एक का स्क्वायर लिया जा रहा है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -1 के साथ -1 की पावर मतलब इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सो ऑन। ठीक है, 3 तक, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक होगा, और -1 की पावर के और इंटू के, 1 2 3 ये के होगा। ठीक है, जो पावर होगी वही नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 सब में कॉमन है, तो इससे ये वैल्यू आएगा। ठीक है, ये के बाई के ये इस चीज़ का है। ठीक है, न्यूमरेटर में नंबर चेंज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, जो न्यूमरेटर में वो उसके साथ ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, अगले के साथ फिर 1 ऐड हो रहा है, तो ये 1 कांस्टेंट है, और ये ऊपर के हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इसका भी देख ले, के स्क्वायर हो रहा है। बहरहाल ये समेशन की वो है कि आप समेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। हम समेशन एक ये ना कि आपके पास अब पहले 5 नंबर जब आप ऐड करते हैं ना, 5 या 10 या 100, तो बजाय इसके हम 100 फिर 99 जमा 98 ये, तो ये पे एक जनरलाइज फार्मूला हम निकालते हैं। इस तरह ये निकला हुआ है कि एन इंटीजर्स को अगर आप ऐड करते 1 से लेकर 100 तक नंबर आप ऐड करते, तो आप बजाय इसके कैलकुलेटर उठाए 100 1 जमा 2 जमा 3 और ये करते रहे, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये फर्स्ट 100 या फर्स्ट एन नंबर जो भी नंबर हो उसकी समेशन आपको ये फार्मूला देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने को कहा जाए ना कि पहले 4 डिजिट्स इंटीजर्स जो है ना उनको ऐड कर ले, तो पहले 4 कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 जमा 3 से क्या आते हैं, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको इसमें पुट कर ले। इसमें एन क्या है, कितने नंबर है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और n+1 क्या होगा, 4+1 से 5 होगा, और डिवाइड बाई 2 कर ले, आपको 10 डायरेक्ट निकाल रहा है। ये 4 का तो हमने वैसे ही मैनुअली कर दिया, आसान है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 20 नंबर का, पहले 20 नंबर का आप सम कर ले,
तो फिर करते रहो, कितना टाइम लगेगा। इस फार्मूले से हम कैसे फाइंड करेंगे? यस सर 20 20 प्लस 1 20 + 1 से 21 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 10 इंटू 21 से क्या आएगा? 210। 210। समझ गए? यस तो सर ये देखें ना, ये समेशन का यस आपके पास सिंपल फॉर्म है, ये इस के स्क्वायर का जनरल फार्मूला है, ये या कि ऐसे यूज आपके और कोर्सेज में यूज होंगी ये चीज़ें। क्यूब का फिर ये है। यस सर ये क्या हो गया यार, टाइम थक गया हो यार। इसको आगे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है? 5-10 मिनट का मैं पानी पी लूँ और फिर 11 बजे अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है यस कलीमा, सर 11 बजे अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ गई, ठीक है ओके। मैं ज़रा थक गया, मैं पानी शानी पी लूँ। यस सर ओके। ठीक है सर।